हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर के फेवरेट एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में, जिनके लिए कि 2021 कुछ खास नहीं रहा और 2013 के बाद 2021 में इन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस दी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से इनका शेयर नहीं चला 2021 में, और आने वाला 2022 बैंक के लिए कैसा रह सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम एचडीएफसी बैंक के शेयर की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये करंट जनरेशन का फेवरेट स्टॉक रहा है। इसने पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छी रिटर्न कमा करके दी है। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं 2009 से 2021 तक के पीरियड का, जिसमें कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इसने इवन 50% से ज्यादा की रिटर्न दी है, और 10% की रिटर्न तो इसके लिए आम बात थी। लेकिन 2021 एचडीएफसी बैंक के लिए डिफरेंट था, क्योंकि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इस साल ये फ्लैट ही बंद हो, क्योंकि दिसंबर 31 2020 की बात की जाए तो इसका शेयर प्राइस था 1436 रुपए 75 पैसे, और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो लगभग 1460 के आसपास हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट कोई रिटर्न नहीं दिया, यानी कि फ्लैट रिटर्न रही है। और अगर ऐसा रहता है, कल इसके शेयर में कोई बड़ा मूव नहीं देखा जाता है, तो ये 2013 के बाद इसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस होगी। आप देख सकते हैं 2013 में इन्होंने 1.92% की नेगेटिव रिटर्न दी थी, लेकिन उसके बाद इनकी मिनिमम रिटर्न 10% की रही है। लेकिन 2021 थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिसमें कि इन्वेस्टर कोई ज्यादा खुश नहीं कर पाए। और अगर हम रीजंस की बात करें कि भाई 2021 में इन्होंने परफॉर्म क्यों नहीं किया, तो कुछ तो इनकी खुद की गलतियां थी और कुछ सिनारियो ऐसा था, जैसे कि इनकी आईटी के बहुत सारे इश्यूज थे, और उसकी वजह से इनके ऊपर क्रेडिट कार्ड बैन लगा, और बहुत लंबे समय तक, लगभग 8 महीने तक 2021 में इनके ऊपर क्रेडिट कार्ड इशू करने का बैन रहा। इसके अलावा जो कारण इनके हाथ में नहीं थे, जैसे कि पेंडेमिक था, उसकी वजह से थोड़ी सी असेट क्वालिटी खराब हुई, और हैवी सेलिंग बाय एफआईआई इन्वेस्टर, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो पिछले 3 महीने से हैवी सेलिंग करी है, उसका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ रीजन रहे जिसकी वजह से इन्होंने इस साल में परफॉर्म नहीं किया। और अब अगर बात की जाए इनके आईटी इश्यूज और क्रेडिट कार्ड बैन की, तो 2020 में एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट हर महीने 1 लाख नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स ऐड कर रहा था। और इनकी जो असेट्स हैं वो भी, उनकी भी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी जितना कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि पेंडेमिक आने की वजह से माना जा रहा था कि इनकी जो असेट क्वालिटी है काफी गिर सकती है, लेकिन वहां पे भी इन्होंने काफी अच्छा किया था। तो ओवरऑल पेंडेमिक आने के बाद भी बैंक में हर चीज अच्छी चल रही थी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा नेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग में आईटी इश्यूज आ रहे थे। इनके कस्टमर बहुत ज्यादा उसकी कंप्लेन कर रहे थे। तो उसके चलते फाइनली आरबीआई ने परेशान होके बैंक को बोला कि भाई पहले आप अपना घर ठीक कीजिए, यानी कि अपने आईटी इश्यूज ठीक कीजिए, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे। यानी कि इनके क्रेडिट कार्ड इशू करने पे बैन लगा दिया। और आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड में टॉप प्लेयर हैं। इवन बैन लगने के बाद भी, ये डेटा शायद अक्टूबर के आसपास का है, ये इनका मार्केट शेयर क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा था, 23.61%। और ये आप ये हैरान होंगे कि 8 महीने तक इन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया था। तो ये सब होने के बाद भी इन्होंने अपना टॉप का मार्केट शेयर तो नहीं खोया, लेकिन जो इनके कॉम्पिटिटर थे, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, उन्होंने इनकी एब्सेंस का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया और अपने मार्केट शेयर को गेन किया। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई बैंक का जो इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बनता जा रहा है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, तो एचडीएफसी बैंक को पछाड़ के आईसीआईसीआई बैंक ने वो जगह लेने की कोशिश की। हालांकि एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली रडार से बाहर नहीं गया है, ये सिर्फ थोड़ा सा फीका पड़ा है। इसका जो रंग था पिछले 9 महीने से फेवरेट स्टॉक का, वहां पे थोड़ा सा इसको डेंट पड़ा है, लेकिन ओवरऑल ये अभी भी इतनी पीछे नहीं गया। और वही कारण है शायद कि इतनी सब प्रॉब्लम होने के बाद भी इनका स्टॉक फ्लैट रिटर्न दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न नहीं दी। तो हो सकता है कि अब जैसे कि दोबारा से क्रेडिट कार्ड इशू करने लगे हैं, तो 2022 इनके लिए अच्छा हो। इसके अलावा अगर दूसरे कारण की बात की जाए जिसकी वजह से इनके स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग।
जब सितंबर का शेयर होल्डिंग डेटा आया था तो उसमें देखा गया था कि जो एचडीएफसी बैंक का 38% स्टेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, और यही एक कारण बना इनकी बुरी परफॉर्मेंस का, क्योंकि पिछले 3 महीने में देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5 बिलियन यूएस डॉलर के अपने शेयर्स बेचे हैं। अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 38,272 करोड़ के, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अब जब ये शेयर होल्डिंग डेटा आएगा जनवरी और दिसंबर एंड का, तो पता लगेगा कि एचडीएफसी बैंक में कितनी उन्होंने माल बेचा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, ऐसा स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि जो ज्यादातर माल बेचा गया है वो उन स्टॉक में बेचा गया है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर का ज्यादा स्टेक था, और उसमें प्राइवेट बैंक्स हमेशा ज्यादा होते हैं जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर काफी लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे। और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये उनके कुछ फेवरेट स्टॉक रहे थे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो सेलिंग की गई है उसमें बहुत बड़ी सेलिंग एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी की गई हो, जिसकी वजह से इनके शेयर पे दबाव रहा। और अब अगर बात की जाए कि भाई आगे क्या, 2021 तो ऑलमोस्ट अब चला ही गया है, तो 2022 में एचडीएफसी बैंक का शेयर कैसे परफॉर्म कर सकता है? तो नॉर्मली आप ये मान सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर डायरेक्टली कोरिलेट करता है देश की इकोनॉमी से। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंक्स डेफिनेटली अच्छा करेंगे, और उसमें प्राइवेट बैंक तो खासकर बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इकोनॉमी अच्छा करती है 2022 में। और एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि बैंकिंग और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्पेस है, इनका वर्स्ट ओवर हो चुका है। क्वालिटी इश्यूज इतने बुरे नहीं है जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। इसके अलावा जो थर्ड कोविड वेव ओमिक्रॉन की वजह से आने की उम्मीद है, वो भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि लेस डिस्ट्रप्टिव होगी, यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट था जो कि अप्रैल में आया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, शायद ये उतनी ज्यादा घातक ना हो। और इसकी वजह से अगर ऐसा होता है कि ये ज्यादा घातक नहीं होती तो असेट क्वालिटी फर्दर डिटेरियोरेट नहीं होगी बैंक्स की, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। और अगर इकोनॉमी वापस रास्ते पे आती है, ट्रैक पे आती है, तो बैंक्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो इसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने एक 43 एनालिस्ट का एक सर्वे किया जिसमें कि 42 लोगों ने एचडीएफसी बैंक पे बाय रेटिंग दी है। सिर्फ एक ही एनालिस्ट थे जिन्होंने कि इसको बेचने के लिए कहा है। और उनकी अगर मीडियन टारगेट की बात की जाए तो वो 1931 देते हैं, जो कि आजकल के जो प्राइस चल रहा है उससे लगभग 30 से 33% अपसाइड दिखाता है। और बिगेस्ट अगर प्राइस की बात की जाए जो एनालिस्ट के उस सर्वे से आया, वो 2155 है, और लोएस्ट 1452। यानी कि जो लोएस्ट प्राइस एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है जो कि आजकल इसका प्राइस चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बेट हो सकता है अगर आप इस बैंक में भरोसा रखते हैं तो। और एनालिस्ट के सर्वे के अलावा अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए अदरवाइज, तो अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो जैसा कि डिस्कस किया, पिछले 1 साल में इसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही है। और पिछले 3 महीनों में तो इनका शेयर लगभग 8% से भी ज्यादा गिरा है। हालांकि अक्टूबर में जब इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो जो ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट दिए थे वो 1931 से लेकर के 2050 तक थे। तो यानी कि ऑन एन एवरेज लगाएं तो वो 2000 के आसपास का इसका एवरेज टारगेट प्राइस बता रहे थे। और अगर टिकर टेप के लेटेस्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस को भी देखें तो एवरेज प्राइस 2032 बताते हैं, हायर साइड पे 2223 रुपीज, और लोअर साइड पे वो 1500 के आसपास का प्राइस देते हैं। तो यानी कि जो आज की क्लोजिंग हुई है 1461.5 पे, उसके हिसाब से अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव प्राइस है एचडीएफसी बैंक का भी। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 8,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, जैसा कि डिस्कस किया, 23 की पी और 3.85 की पीबी एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस टाइम पे अगर हम आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक को भी देखें तो सभी शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। कोटक महिंद्रा भी काफी गिर चुका है, लेकिन इनका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। बट अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि पांचों ही बैंक बहुत ही बढ़िया हैं और पांचों ही में इन्वेस्ट करा जाना चाहिए अगर आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 15% से ज्यादा की इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्रॉफिटेबल बैंक है। तो ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है, और हो सकता है कि अगर ये मौका छूट जाए तो ये बहुत लंबे समय तक आपको ऐसे प्राइस पे ना मिले। तो अगर आपको अगेन विश्वास है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे और लॉन्ग टर्म के लिए थे। अगर आप
किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।